अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द 10th सेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। आज के टॉपिक पे आने से पहले क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पिछले कुछ सेशंस में यानी मिड टर्म के बाद हमने वी काइंड ऑफ प्रोग्रेसिवली मूव्ड आउटवर्ड्स इन स्केल। पहले हम जो है फैसिलिटी के अंदर की बात करते रहे, जहाँ हम एनर्जी एफिशिएंसी की अपने बात की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स की बात की, उनकी कितनी एफिशिएंसी होती है, एक 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 की हमने बात की। फिर हम कैसे एनर्जी की टर्म्स में और फ्यूल्स की टर्म में वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने जूम आउट किया और ब्रॉडर एनर्जी सिस्टम्स को देखना शुरू किया, जनरेशन इकोनॉमिक्स को देखा हमने, रिन्यूएबल्स में क्या ऑप्शंस थे, फिर वहाँ पे स्टोरेज कैसे उसको स्ट्रेंथन करती है। उस सब चीज़ से, स्टोरेज अच्छी ना होने से स्पेशली ग्रिड इंस्टेबिलिटी कैसे आ जाती है, और उस सब का मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और फिर मार्केट को कैसे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है और उसके लिए पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। तो जो आखिरी सेशन था उसने मैं बताया कि इवन जब रिन्यूएबल्स सस्ती भी हो जाती हैं तो ग्रिड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ग्रिड के ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सस्टेनेबिलिटी की टर्म्स में भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी की टर्म्स में भी आ जाती है, पॉलिसी की टर्म्स में भी आ जाती है। आज हम दोबारा लार्जर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जूम बैक करेंगे, और क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ कैन वी, यानी कोई भी बिजनेस, इंडिविजुअल फर्म, रिस्पॉन्ड टू एन इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, अनस्टेबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड। यानी अब ग्रिड के इश्यूज हम सबको आ रहे हैं। आप लोगों में से जो गर्म एरियाज में रह रहे हैं आजकल, आपको पता होगा कि सिंध में और साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्रिड इंस्टेबिलिटी है, ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। तो क्या हम डिपेंडेंट रहें सेंट्रलाइज्ड यूटिलिटीज़ पे, डिस्कोस पे, या हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ओन पावर प्रोड्यूसर्स बन जाएं और उसको कैसे मैनेज करें। तो आखिरी, जो पर्टिकुलरली आखिरी सेशन था, उसमें थोड़ा सा कह लें कि हम अनकंफर्टेबली सेटल हुए थे कि हमने समझ लिया था कि यस, रिन्यूएबल चीपर तो हो रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे एनर्जी के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट जो लार्ज स्केल रिन्यूएबल अडॉप्शन है उसमें बड़े चैलेंज आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग चैलेंजेस से बड़े चैलेंज, जिसमें हमने डक कर्व की बात की इंस्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रात को और सुबह क्या होता है और दिन में कैसे सोलर आके तो चीज़ों को तकरीबन इन्वर्ट कर देता है। फिर हमने स्टोरेज कॉस्ट की बात की, जिसमें हमने लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी से के साथ उसको प्लेस किया, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज को, और हमने समझा कि अभी स्टोरेज की जो जो कॉस्ट है वो इतनी नहीं है कि हम टोटली स्टोरेज पे रिलाई कर लें, और उसको रिकवर करने के लिए हमें दिहाइयाँ चाहिए होंगी अगर हम वो वाली इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन हमने साथ साथ ये भी बताया कि वो टेक्नोलॉजी उसको चीपर बनाती जा रही है, और प्रॉब्ली 2028-29 के अराउंड वो काफ़ी चीप हो जाएगी। फिर हमने ग्रिड बैलेंसिंग की बात की, फिर उसकी वजह से टैरिफ रीडिज़ाइन की बात हुई कि पहले नेट मीटरिंग होती थी तो कैसे अब फिर हम उससे शिफ्ट हो रहे हैं नए मॉडल्स पे। और आखिर में हमने यूटिलिटी डेथ स्पाइरल की बात की, कि ये चीज़ें तो यूटिलिटीज़ को या डिस्कोस को डेथ की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि अब वो उनके पास पैसे कमाने के रास्ते कम से कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ग्रिड पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्रिड जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है। अब ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन हम रेडी नहीं है ग्रिड से इंडिपेंडेंट होने के लिए भी। तो एक तरह से अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। इन शॉर्ट हम कह लें तो सेंट्रलाइज ग्रिड इज बिकमिंग हार्डर टू मैनेज। तो आप फर्ज करें, ज़ाहिर है, कोई टेक्सटाइल प्लांट चला रहे हैं, कोई अस्पताल चला रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई डेटा सेंटर चला रहे हैं, तो यू कैन नॉट सिंपली वेट फॉर द नेशनल ग्रिड रिफॉर्म्स ताकि आपके इश्यूज रिजॉल्व हों, गवर्नमेंट कहीं से कर्जा ले और नई ग्रिड लगाए वगैरह वगैरह, जिसकी कॉस्ट हमने शुरू में, कोर्स के शुरू में बड़ी डिटेल में बात की थी कि वो इस वक्त हम कतई अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्रोडक्शन लॉसेस आज हो रहे हैं, बिजली के मसाइल की वजह से आउटेजेस आज हो रही हैं, बिजली की कीमत आज बढ़ रही है। तो ज़ाहिर है फिर ये सवाल पैदा होता है कि हम क्यों ना कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपनी खुद बनाना शुरू कर दें। अगर हम सोलर स्टोरेज, गैस के बैकअप्स, इसी तरह इंटेलिजेंट कंट्रोल्स, ये अगर यूज़ करें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हम अपनी जो एनर्जी रिजिलियंस है, इसको एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक आता है कि
डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन्स, माइक्रो ग्रिड्स और उनसे जो रिजिलियंस हासिल होती है वो क्या चीज़ है, उसकी इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक वैल्यू, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक एनर्जी का ओवरऑल जो पैराडाइम है उसमें सेंट्रलाइजेशन से यानी ग्रिड से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, जिसको हम थोड़ी देर में हम डिफाइन करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन या माइक्रो ग्रिड्स, उस तरफ शिफ्टिंग आ रही है। यानी ग्रिड की रिलायबिलिटी ख़राब हो रही है, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है। तो फिर ये सवाल आ रहा है कि हम क्यों उस पे, ग्रिड पे हम रिलाय करें। तो द आंसर आजकल की टेक्नोलॉजी में इट लाइज इन डीजी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जिसका मतलब ये होता है कि आप बिजली या अपने अपने ही फैसिलिटी पे पैदा करें, उसके कहीं करीब पैदा करें जहाँ पे उसने कंज्यूम होना है। और इससे होगा क्या कि बेसिकली वो जो ग्रिड में आपको पता है कि बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं थर पार्कर में, लेकिन वो जनरेट हो रही है तरबेला में। तो वो जो सारी ट्रांसमिशन है उसकी कॉस्ट्स हैं, उसके उसमें ज़ाहिर अनसर्टनिटीज़ और एक लैक ऑफ रिलायबिलिटी, आपके लिए पर्टिकुलरली रिजिलियंस कम होने के इश्यूज आ जाते हैं। तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से एड्रेस कर सकते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी में। अब ये है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ यूज़ जो है आपका, जिधर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके करीब ही उसको बनाएं ताकि आप ग्रिड के इश्यूज से अपने आप को बचाएं। इसमें जो कॉमन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, सोलर पीवीज, रूफटॉप पे भी, फ्लैट सरफेसेस पे भी लोग लगाते हैं इंडस्ट्री में। फिर नेचुरल गैस के जनरेटर, यानी अब इसमें ग्रिड नहीं रही, आप गैस की पाइपलाइन से या किसी और तरह से आपके पास गैस मौजूद है और आप उससे जनरेटर चला रहे हैं। और सी एच पीज, या जिसको को जनरेशन कहते हैं, को जनरेशन का आइडिया ये होता है कि आप किसी चीज़ को जलाते हैं, बगास को, गैस को, डीजल को, किसी भी चीज़ को, उससे बिजली बनाते हैं और वो जो उससे फ्लू गैसेस जो निकलती हैं उसको हीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर, बिजली बनाई और ऊपर फ्लू गैसेस से हीट भी ले ली, क्योंकि इंडस्ट्री में हमने भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया 2-3 लेक्चर पहले कि हीट जो है वो सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर होता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ज़ाहिर है आपके पास ऑपरेशनल कंट्रोल आ जाएगा कि आप खुद फैसला करेंगे कौन सा पार्ट हमें इस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पीवीज इस्तेमाल करने चाहिए, गैस इस्तेमाल करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो ज़ाहिर है आप किसी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया पे फैसला करेंगे। वो क्राइटेरिया शायद ये होगा कि इसका खर्चा कितना हो रहा है, वो क्राइटेरिया शायद ये होगा कि आपको रिजिलियंस कितनी दे रहा है, वगैरह वगैरह। और इससे आप ग्रिड की इंस्टेबिलिटी से या प्राइस वोलेटिलिटी से भी बच जाएंगे, और जो आपको लैक ऑफ रिलायबिलिटी आती है उससे भी बच जाएंगे। इसकी इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो पहले कॉस्ट कंपैरिजन, यानी लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की है, वो उसको आप ग्रिड से कंपेयर करते हैं तो इसकी बेसिकली कॉस्ट के फंडामेंटल्स आते हैं, यानी इसकी एलसीओई क्या है और ग्रिड में कितने में दे रही है। तो आप फर्ज करें आज 100 मिलियन लगाते हैं, तो आपने देखना है कि फिर ये 100 मिलियन आपको अगले हर साल, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन लगाया आपने और 20 साल की लाइफ है आपके प्लांट की या जो भी चीज़ आपने लगाई, तो अगले हर साल वो आपको एवरेज कितने पैसे दे रहा है। और हर साल एवरेज आप ग्रिड की जो बिजली ले रहे हैं वो कितने आपके पैसे लगते हैं। तो इन दोनों को कंपेरेबल होना चाहिए। इसमें ज़ाहिर है आप फिर वो वाली चीज़ें लेके आएंगे कि रिलायबिलिटी की मेरी, मैं इतना वैल्यू प्लेस करता हूँ रिलायबिलिटी पे, क्योंकि अगर ग्रिड जब डाउन होती है तो मुझे इतना लॉस होता है, उसको हम आगे मैथमेटिकली देखेंगे। फिर फ्यूल कंसिडरेशन होती है ज़ाहिर है, क्योंकि जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है उसको, उसमें आपको फिर एक फ्यूल की सप्लाई भी रखनी पड़ेगी। ग्रिड ने तो आपको बिल्कुल कह लें कि एक टर्न की सोल्यूशन दे दिया ना, कि बिजली आ रही है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कि मेरा जनरेटर, मेरा फ्यूल, मेरी गैस, मेरे सोलर पीवीज की सफाई मेंटेनेंस, कोई टेंशन ही नहीं है, बस ग्रिड से ले रहे हैं। लेकिन वहाँ रिलायबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो इसमें फिर लोग जो है जब जाना पड़ता है इस पे, तो फिर आप गैस को हमेशा प्रेफर करते हैं डीजल पे या किसी भी पेट्रोल वगैरह से, जिससे भी आपके जनरेटर्स चल रहे हैं, क्योंकि गैस इससे सस्ती होती है। फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं, यानी आप इन सब चीज़ों को फाइनेंशियली देखते हैं। पीछे हम बात कर रहे थे एक सिर्फ कॉस्ट की, यहाँ पे फाइनेंशियली के पे बैक पीरियड कितना है, आरओआई कितने, यानी कितने अरसे में आपके पैसे वापस आ रहे हैं और हर साल आपको
किस परसेंटेज पे मिल रहे हैं। इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि हम लोग जब भी कहीं पैसे लगाते हैं, फर्ज करें आपके पास 100 मिलियन है, तो आप अगर अपनी फैसिलिटी में बिजली को अच्छा करने पे लगाएंगे तो उससे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। फर्ज करें आपको हर महीने उसके 1 मिलियन मिल रहे हैं, लेकिन वही पैसे अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लगा लें तो 4 मिलियन फर्ज करें मिल रहे हैं। वही बैंक में डाल दें तो शायद 2 मिलियन मिल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि आपको नहीं डालना चाहिए बिजली पे, क्योंकि आप कहीं और से उतने पैसे कमा के अपनी बिजली को इम्प्रूव कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको बच भी जाएगा। तो वो वाली चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं कि आरओआई कितना है इसका। आरओआई इसका अच्छा हो। हमने पिछले इस कोर्स के शुरू में बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने लिए एक लिमिट लगाती हैं कि हम 15 से कम आरओआई वाला काम नहीं करेंगे। कुछ 30 तक भी कहते हैं कि हम 30 से कम भी बात नहीं करेंगे। कुछ जिस सेक्टर में बहुत कमाई होती है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, वहाँ पे मंथली 5% की लोग बात करते हैं कि मेरा पैसा तो मुझे हर महीने 5% देता है, यानी साल का 60% देता है। तो वो फिर उसके करीब करीब की बात करते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी देखना होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के प्रोजेक्ट्स लगाने से पहले। लेकिन डीजी ग्रो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? जाहिर है सबसे पहले कि ग्रिड की कॉस्ट बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जो रिलायबिलिटी है उसकी वो कम होती जा रही है। आपके आउटेजेस जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी है स्पेशली सोलर, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और बैटरीज की कॉस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, वरना जाहिर है वो लिथियम आयन की तो कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम हो गई है। और चौथी चीज़ सस्टेनेबिलिटी के प्रेशर्स के, जो लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर फिर कार्बन फुटप्रिंट कम करने का एक प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को प्रेफर करते हैं। अब देखें कैसे कैसे अब ये चीज़ें सारी ना, वो पीछे जो हमने डेथ स्पाइरल की बात की थी, यूटिलिटीज के मरने की बात की थी, कैसे चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों के अंदर ही उसके लिए स्पेस भी है कि वो अपने आप को एक नई शक्ल में लेके आए। दूसरी चीज़ है माइक्रो ग्रिड्स। माइक्रो ग्रिड क्या चीज़ है? यानी डीजीज के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के ऊपर। कि बेसिकली माइक्रो ग्रिड क्या होता है कि एक लोकल एनर्जी सिस्टम होता है जो कि अ, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यानी जो हमने पीछे बात की, गैस है, पेट्रोल डीजल है, सोलर है, या जो भी आपके सोर्स हैं। फिर आपकी स्टोरेज है, बैटरीज लगी हुई है, या किसी भी और तरीके से आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। और आपके कुछ लोड्स हैं। इन सब को आप कैसे इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट करते हैं? ये ऑब्वियसली इसके दोनों वर्जन्स हो सकते हैं कि आप यूटिलिटी से भी कनेक्टेड रहें और यूटिलिटी ना हो तब भी आप चल सकें। जैसे हमारे घरों में होता है कि बिजली ना भी जाए तो सोलर लोड ले लेता है। और बेसिकली क्या होता है कि द होल आइडिया इज कि आप सोफिस्टिकेटेड लोकल ऑप्टिमाइजेशन करें। जैसे हमारे घर में जो सोलर इन्वर्टर, या जो इन्वर्टर लगवाते हैं हम सोलर के साथ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं। जैसे वो जब पीवी से बिजली लेता है तो वो बिजली ज़ाहिर स्टेबल नहीं होती है, तो वो उसको डीसी स्टेबल करता है। फिर वो उसको एसी स्टेबल करता है। फिर वो उसको इस काबिल बनाता है कि आप घर में भी इस्तेमाल कर सकें और ग्रिड को भी दे सकें। तो इस तरह की घर में तो ज़ाहिर एक छोटा सा काम है, और ये जो इन्वर्टर्स होते हैं हमारे 1.5-2 फुट बाय 2-2.5 फुट के साइज में आ जाते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करते हैं तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम 2, 4, 5, 6 किलोवाट का इन्वर्टर की या किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, 15-20। वहाँ पे ज़ाहिर है हम थाउजेंड्स तक जाते हैं। तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है इन सब चीज़ों को बैलेंस करना। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ज़ाहिर है इंडस्ट्री के लिए बहुत इट्स वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये पैसे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम होता है। और प्रॉफिट के लिए इंडस्ट्री चलती है। तो अ, वो चीज़ें, वो इंडस्ट्रीज, वो फैसिलिटीज़ जो जो जिनको ग्रिड के कनेक्शन बहुत अच्छे नहीं है, वो दूर दूर हैं, ग्रिड के इश्यूज हैं, रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं, रिजिलियंस के इश्यूज हैं। तो वो फिर बहुत उनके लिए इस तरह की चीज़ अट्रैक्टिव होती है कि उनको कोई माइक्रो ग्रिड का सोल्यूशन मिल जाए। माइक्रो ग्रिड के जैसे हमने ऊपर बात की कि 4 बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। एक जनरेशन जो आपकी मुख्तलिफ तरीकों से आ रही होती है, जो हमने पीछे बात की। फिर आपकी स्टोरेज, आपकी मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज या
और कोई तरीका है आपका स्टोरेज का, जैसे हमने बात की थी कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप पानी को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो वो एक पावर की स्टोरेज हो सकती है। ज़ाहिर है वो डैम्स के लेवल पे होता है, लेकिन अगर आपकी फैसिलिटी ही कहीं पहाड़ों में है तो आप भी कर सकते हैं। यानी आप जिस वक्त फ्री की बिजली है दिन में, उस वक्त आप मोटरें चला के पानी को ऊपर चढ़ा दें कहीं पे 500-600 फुट ऊपर, और जब शाम को बिजली नहीं है तो उस पानी को ऊपर से नीचे गिराएं और उससे टरबाइन चला के बिजली बना लें। तो इस तरह की कोई भी चीज़ स्टोरेज हो सकती है बैटरीज के अलावा भी। फिर आपके लोड्स, मुख्तलिफ किस्म के आपके लोड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फैसिलिटी। फिर आपके कंट्रोल सिस्टम्स के, आप इन तीन चीज़ों को, स्टोरेज, जनरेशन और लोड्स को कैसे ऑप्टिमली बैलेंस करते हैं और इस्तेमाल करते हैं कि आप कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल पावर आपको अवेलेबल हो। ज़ाहिर है इसमें साथ ग्रिड की कनेक्शन की अभी हमने बात की, तो उसको आप जनरेशन में डाल सकते हैं कि जनरेशन जो हमारे हम खुद कर रहे हैं उसके साथ एक जगह से ग्रिड भी आ रही है। तो ग्रिड के फिर दो ऑपरेटिंग मोड हो गए जैसे हमने बात की, सॉरी, माइक्रो ग्रिड के, कि एक में आप ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं और आप उसके साथ बिजली एक्सचेंज करते रहते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है आपने ले ली, जब आपके पास एक्सेस है आपने उसको दे दी। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल है, ग्रिड रिलायबल है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आजकल जो रेट है वो तकरीबन कुछ इस तरह का है कि जितने में आप बिजली खरीदते हैं तो 1/3 या एवरेज 1/3 कह लें आपसे वापस खरीदी जाती है। यानी 3 यूनिट आप बेचेंगे तो आपको 1 यूनिट मिलेगा। ये 3, 3.5, 2.5 के बीच में चेंज होता रहता है, पाकिस्तान और इंडिया में ये तकरीबन यही स्टैंडर्ड चल रहा है। लेकिन जहाँ पे ग्रिड रिलायबल नहीं है वहाँ पे आइलैंड मोड आता रहता है बार बार, यानी आउटेज हुई तो अब आपको खाली अपने ही माइक्रो ग्रिड पे चलना है। तो फिर आपने देखना होता है कि लोड्स को कैसे प्रायोरिटाइज करें, इसी तरह जनरेशन को जो आपकी अपनी है कैसे प्रायोरिटाइज करें, और स्टोरेज को कब इस्तेमाल करें। इस सारे में ऑब्वियसली सीमलेस ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लांट बंद ना करना पड़े। आपको पता है कि जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनको वो एक बार बंद हो जाएं तो उनको फिर रीफायर करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। टेक्सटाइल में, स्टील इंडस्ट्री में, इवन फर्टिलाइजर्स में, हर तकरीबन हर बड़ी इंडस्ट्री में प्लांट को रीफायर करना एक बड़ा चैलेंज होता है और बहुत कॉस्ट आती है उस पर। तो इसमें स्टोरेज का रोल फिर क्रिटिकल हो जाता है। स्टोरेज जितनी अच्छी होगी उतना फिर आपकी ट्रांजिशन स्मूथ होगी। तो उसका रोल क्या है? इनेबल्स स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन ग्रिड कनेक्टेड एंड आइलैंड ऑपरेशंस। यानी जो ही ग्रिड गई ये टेक ओवर कर लेता है। आपको अगर बैटरीज आपकी हैं तो फिर आपको एक्सपेंसिव डीजल्स पे रिलाई नहीं करना पड़ता। अब थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बैटरीज अच्छी होती हैं डीजल से, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल के लिए। और फिर जाहिर है ये आपके पावर क्वालिटी को और सिस्टम स्टेबिलिटी को इमरजेंसी में भी नॉर्मल में इम्प्रूव करता है, क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स टू चेंज इन लोड होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली फिर आपके पास ट्रेड ऑफ क्या हुआ कि एक तरफ रेजिलियंस मिल रही है आपको, दूसरी तरफ आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इन दोनों में एक बैलेंस लेके आना पड़ता है आपको। जो सेंट्रलाइज ग्रिड है वो आपको सबसे सस्ती पड़ती है बिजली, लेकिन आपकी चूंकि उस पर हाई डिपेंडेंसी होती है और आप फिर एक्सपोज हो जाते हैं रिलायबिलिटी और प्राइस इंस्टेबिलिटी के इश्यूज को। तो इसका मतलब है कि आपकी रेजिलियंस कम होती जा रही है। जो डीजी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, इसकी कॉस्ट ज़ाहिर ग्रिड से ऊपर होती है। और आहिस्ता आहिस्ता आप कंट्रोल आपका आना शुरू हो जाता है अपने सोर्स ऑफ पावर पे भी और प्राइसिंग एक्सपोजर पे भी। और जो माइक्रो ग्रिड होता है वो ज़ाहिर है सबसे महंगा होता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो रेजिलियंस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर आपने क्या लेना है? द चॉइस डिपेंड्स ऑन आउटेज रिस्क प्रोफाइल, यानी कितनी दफ़ा बिजली जाती है या कितनी दफ़ा बिजली अनस्टेबल होती है। क्रिटिकल लोड रिक्वायरमेंट, यानी आप कौन सा लोड है जिस पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिजली गई तो आपको बहुत सीरियस लॉस होगा। इसी तरह आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, कि आप ये पैसे लगा सकते हैं कि नहीं, और ऑब्वियसली इसमें वो चीज़ आप ऐड कर लें कि आपका आरओआई क्या होगा इस सारे का। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली या एनालिटिकली कंपेयर करें ग्रिड और माइक्रो ग्रिड को, तो ये लेफ्ट साइड पे ज़रा ऊपर देखिएगा। हमारी आजकल पाकिस्तान में जो
ग्रिड की बिजली की कॉस्ट है वो तकरीबन 40 रुपए है किलोवाट आवर की या यूनिट की। फिर जो सोलर की कॉस्ट है हमारी, वो तकरीबन 15 रुपए है, सब सारी कॉस्ट मिला के उसकी एलसीओई। जो आपका डीजल जनरेटर है, अगर वो आप चलाएं तो वो 70 रुपए यूनिट पड़ता है आपको। इसी तरह जो स्टोरेज सिस्टम कॉस्ट है, यानी बैटरीज भी आपने लगा ली सोलर के साथ, तो उसकी ज़ाहिर है फिर एक और कॉस्ट होगी। तो आपकी फॉर एग्जांपल सिनेरियो ऐसा है कि आपका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो 50% सोलर पे और 50% डीजल पे है। तो 15, यानी आधा 15 के रेट पे होगा और आधा 70 के रेट पे होगा, और आपको ओवरऑल 42 का रेट मिल जाएगा। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप स्टोरेज नहीं कर रहे, सिर्फ दिन में धूप इस्तेमाल करते हुए फोटोवोल्टाइक से आधा टाइम बिजली ले लेते हैं। तो 42.5 हो गया। तो ये 2.5 रुपए ऊपर है ग्रिड से। लेकिन ऑब्वियसली जब तक आप इसमें रिलायबिलिटी को लेके नहीं आएंगे तो पूरी बात समझ नहीं आएगी। तो अब आपने फैसला करना है, पीछे जो हमने बात की थी ना इस स्लाइड पे, कि क्रिटिकल लोड रिक्वायरमेंट, जो आपकी वो वाली रिक्वायरमेंट है, क्या वो इस काबिल है कि आप 2.5 रुपए ऊपर दें हर यूनिट पे? अगर है तो ऑब्वियसली आप ये कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोग कहें कि 2.5 रुपए तो क्या, मैं 50 रुपए भी ऊपर देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा प्लांट नहीं बंद होना चाहिए। कुछ लोग कहें कि नहीं, अब खैर है, बंद हो जाए थोड़ी देर, या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या जरूरत है हर यूनिट पे 2.5 रुपए देने की, मैं हजारों यूनिट कंज्यूम करता हूँ हर रोज। तो ये फिर आपने एनालिटिकल कंपैरिजन करके फैसला करना है कि आपने इस तरह के सिस्टम पे जाना होता है कि नहीं। अब जो माइक्रोग्रिड्स होती हैं, इनकी एक डिस्पैच लॉजिक होती है। सिंपली कह लें, जो कम, जो सस्ती चीज़ होती है उसको आप पहले इस्तेमाल करते हैं, जो महंगी होती है उसको बाद में इस्तेमाल करते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बैटरी अच्छी होती है, कुछ में डीजल अच्छा होता है, कुछ में ग्रिड अच्छी होती है। तो उन सारी चीज़ों को आप एक लॉजिक के साथ देखते हैं। बेसिकली कॉस्ट बेस्ड प्रायोरिटी होती है ताकि आपके एक्सपेंसेस कम हो, और दूसरी तरफ रिलायबिलिटी भी इंश्योर हो। तो प्रायोरिटी वन हमेशा सोलर होती है, क्योंकि इसकी मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं है दिन के वक्त। और दूसरे रिसोर्सेज को डिस्पैच करने से पहले, जैसे आप लोगों ने, आप लोग घर में जो लोग यूपीएस भी यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स वालों को तो अच्छी तरह पता होगा क्योंकि उसके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं। इवन जो यूपीएस भी यूज़ करते हैं, तो आप यूपीएस की डॉक्यूमेंटेशन को गौर से देखें ना, तो आप उसके अंदर डिस्पैच लॉजिक सेट कर सकते हैं। यानी आजकल जितने भी यूपीएस आ रहे हैं उनमें एक तरफ सोलर की तार आ जाती है, एक तरफ आपकी बैटरी की तार आ जाती है, फिर वो आपके स्विच बोर्ड से या डीबी से कनेक्ट हो जाती है। और उसको आप बता सकते हैं कि किस, अगर बिजली जाए तो सोलर ले या बैटरी से ले, और बिजली हो भी तो किससे क्या चीज़ ले। नॉर्मल यूपीएस में जो 15-20 हज़ार का, 25 हज़ार का यूपीएस आता है, उसके अंदर भी ये लॉजिक होती है। तो आइडिया ये होता है कि सोलर की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करें जब तक कर सकते हैं। फिर सेकंड प्रायोरिटी बैटरी होती है। यानी आपकी जो बैटरी क्या होती है, बेसिकली आपकी स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो अब सूरज नहीं रहा, तो फिर आप अपनी स्टोर्ड एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ग्रिड आ जाती है। ये दोनों आपको नहीं मिल रही, तो फिर आप वापडा से, डिस्को से बिजली लेते हैं, अब क्योंकि ये उसी हिसाब से महंगी होती जा रही है। और सबसे आखिर में कोई भी नहीं आ रही तो फिर अपने डीजल की बिजली लेते हैं आप। तो ये हाईएस्ट कॉस्ट की होती है। तो अगेन जो ट्रेड ऑफ है वो उधर ही है, कि एक तरफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, कि आपने कोशिश करनी है कि डिस्पैच करें सबसे पहले उस रिसोर्स को जो सबसे सस्ता पड़ता है, ताकि आपके बिल्स कम हो। और जाहिर है ये उस वक्त नॉर्मल ग्रिड कनेक्शन की बात हो रही है। और दूसरी तरफ जो अपने दूसरी एंड पे आपको जो चीज़ चाहिए वो फर्म अवेलेबिलिटी या रिलायबिलिटी चाहिए। तो आपने ये हमेशा इंश्योर करना है कि आपकी जनरेशन कैपेसिटी उस वक्त की डिमांड से थोड़ी सी ज़्यादा हो, इवन अगर आपको हाईएस्ट कॉस्ट रिसोर्सेज भी लगाने पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे एक और कह लें कि एक क्वांटिफिकेशन है आउटेज कॉस्ट की, कि आप आपकी एक फैक्ट्री है, और हर घंटे की जो बिजली जाती है, यानी डाउन टाइम होता है, उसमें आपको 5 लाख का नुकसान होता है। और एक साल में 20 घंटे बिजली जाती है, तो आपको 10 मिलियन का, यानी 1 करोड़ का नुकसान हो गया। 500 को 500 5 लाख को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी माइक्रोग्रिड की कॉस्ट 6 मिलियन है एनुअलाइज्ड। तो इसका मतलब है कि आपको 4 मिलियन फिर फायदा हो रहा है हर साल, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में माइक्रोग्रिड लगाते हैं।
तो ये जस्टिफाइड है, ऑब्वियसली आपको लगानी चाहिए, क्योंकि आपके 40 लाख रुपए या साल के या तकरीबन 3.5 लाख रुपए महीने के आपके बच रहे हैं। तो इस तरह की आपको एक कह लें कि क्वांटिफिकेशन करनी पड़ती है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी अगेन सिंप्लीफिकेशंस हैं, लेकिन वो बात समझ आ गई आपको। तो आपका सिस्टम जितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसके अंदर उतनी कॉम्प्लिकेशंस डाल सकते हैं। अब ये आखिरी पॉइंट हमारा है एंसिलरी सर्विसेज मार्केट। अब जो आपकी एनर्जी मार्केट होती है वो क्या होती है? वो आपको जितनी बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने आपको पैसे मिलते हैं, ये दिस इज एनर्जी मार्केट। जो एंसिलरी सर्विसेज की मार्केट होती है वो बेसिकली ये होती है कि आपका हाउ वेल द सिस्टम्स बिहेव वाइल डिलीवरिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपने डीजल लगा लिया, डीजल जनरेटर लगा लिया, और आप बिजली बेच रहे हैं आईपीपी के तौर पे। तो जितने यूनिट आप बेच रहे हैं वो आपको कुछ उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर वो बहुत स्टेबल डीजल जनरेटर है जो सिस्टम को उसी फ्रीक्वेंसी पे और उसी वोल्टेज पे कंसिस्टेंटली बिजली देता है, और कभी उसके लिए मसले का बायस नहीं बनता, बल्कि वो उसको खुद मसला हो जाए तो ये उसको ठीक कर देता है। तो इन इस तरह की चीज़ों को जाहिर है मैंने एक छोटे लेवल की एग्जांपल दी, आगे हम डिटेल में देखते हैं। हम कहते हैं इंसेलरी सर्विसेज, कि वो सर्विसेज जो ग्रिड को इम्प्रूव करती हैं, उसके फंक्शन उसको उसके अपना फंक्शन करने में मदद करती हैं, उसको हम इंसेलरी सर्विसेज मार्केट कहते हैं। तो बेसिकली आपको इस चीज़ के पैसे नहीं दिए जा रहे होते कि आप एनर्जी बना रहे हैं, उसके तो ऑब्वियसली आप बना के बेच रहे हैं तो मिलती है। बल्कि आपको इस चीज़ के पैसे मिल रहे होते हैं कि आप अवेलेबल हैं हर वक्त जब चाहिए हुआ, आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर देंगे जब वो आपको कहेंगे कि आप डिस्पैच शुरू कर दें, और आप उस तरह फिर सिस्टम को स्टेबल रखेंगे। तो ये जो आईपीपीज होते हैं, जो आप कहते हैं यार ये आईपीपी क्यों पैसे ले जाता है हमसे सिर्फ कैपेसिटी के, तो उसमें कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि वो उनका जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंसिलरी सर्विसेज मार्केट के डायनामिक्स पे चल रहा होता है, कि आपने हमसे बिजली ना भी ली तो हम आपको इंशाल्लाह बंद नहीं होने देंगे, गिरने नहीं देंगे। आपको याद होगा टिपिंग पॉइंट पिछले 15-20 साल में 2-3 बार आ चुका है हमारे हमारे ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में, ग्रिड सिस्टम में, कि जो जब भी आपकी लोड शेडिंग हो ना 6-7-8 घंटे से ज़्यादा आपके इलाके में, तो आप समझ लें कि बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है, और इनको आईपीपीस की ज़रूरत पड़ रही है बार बार कि वो इनको स्टेबल करें। तो जो कुछ कैटेगरीज हैं एंसिलरी सर्विसेज मार्केट की, उनको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहली है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के सिस्टम के अंदर। अब ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बड़ी बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मार्केट है क्या। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो हम कहते हैं ना, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज अमेरिका में, तो उस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि आपकी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना। पीछे हमने एक बात की थी 2-3 लेक्चर पहले, मैंने आपको बताया था कि जो डैम्स के बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं वो एक फ्लाई व्हील की तरह भी काम करते हैं, और उससे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती थी। तो बहरहाल वो फ्लाईव्हील आहिस्ता भी हो जाता है, तेज भी हो जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आती हैं वहाँ। फिर आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के सिस्टम्स चाहिए होते हैं। पहले किसी ज़माने में मैकेनिकल सिस्टम्स होते थे इसी तरह के, कि छोटे छोटे और फ्लाईव्हील्स लगा देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गए। तो जो बैटरीज होती है ना, ये दे आर वेरी गुड एट दिस, क्योंकि वो इंस्टेंटली फ्रीक्वेंसी को जो ही नीचे आती है माइक्रो सेकेंड्स में, बल्कि नैनो सेकेंड्स में वापस लेके आ जाती है। दे आर वेरी गुड एट एड्रेसिंग फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंसेस। तो जिस जिस आईपीपी में बैटरी स्टोरेज होती है उसको बहुत प्रेफर करती हैं फिर ग्रिड्स के, इनके साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए एंसिलरी सर्विस मार्केट के तौर पे, अब और हम इनको पे करेंगे। इसी तरह फिर वोल्टेज कंट्रोल होती है। वोल्टेज कंट्रोल आप लोगों ने देखा होगा, एवीआरस लगे होते हैं जनरेटर्स के ऊपर वगैरह वगैरह, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो बेसिकली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को ये चेंज आती कैसे है? चेंज ऐसे आती है कि फ़र्ज़ करें एक ग्रिड है, ग्रिड से बिजली आ रही है। मेरा एक प्लांट चल रहा था जो उससे फ़र्ज़ करें 10,000 यूनिट ड्रॉ कर रहा था ना, एक 10,000 किलोवाट आवर उससे ड्रॉ कर रहा था। मैंने 5 बजे जूं ही बंद किया अपने प्लांट को, तो एकदम लोड कम हुआ। इसका मतलब है करंट फ्लो बहुत ज़्यादा सिस्टम के अंदर बढ़ गया, क्योंकि मैंने लेना छोड़ दिया। जो ही वो करंट फ्लो बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है पावर की, इसी तरह उसकी वोल्टेज भी बहुत बढ़ जाती है। तो उन दोनों चीज़ों को फौरन वापस लाना होता है। अब ये मैं तो एक 10,000 की बात कर रहा हूँ ना, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी जगह जगह पे लगी हुई है, स्पेशली कराची के अराउंड बहुत बड़ी लगी हुई है। तो वो जाहिर है उनके अपने अपने परफॉर्मेंस के ऑपरेशंस के साइकिल्स हैं, तो वो बंद होते रहते हैं, ऑन होते रहते हैं। तो ह्यूज चेंजेस आती हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की और वोल्टेज कंट्रोल की जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे फिर यूटिलिटी ऐसे लोगों को प्रेफर करती है जिनके पास बैटरीज हों फॉर फ्रीक्वेंसी,
और ऐसे लोगों को प्रेफर करती है फॉर वोल्टेज जिनके पास अपने जनरेटर हों, कैपेसिटर बैंक्स हों और इन्वर्टर हों, क्योंकि ये चीज़ें, ये तीनों जनरेटर, कैपेसिटी बैंक्स और इन्वर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। जनरेटर का मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एवीआरस लगे होते हैं। इसी तरह कैपेसिटर बैंक इटसेल्फ, वो जाहिर है वो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, तो वो झटका नहीं आने देता। एंड सिमिलरली इन्वर्टर्स, क्योंकि उनके अंदर डीसी और एसी स्टेबिलिटी होती है इन्वर्टर्स के अंदर, अलग अलग स्टेप्स पे। फिर अगला जो कोर कैटेगरी है वो स्पिनिंग और नॉन स्पिनिंग रिजर्व्स हैं, यानी आप वो के इलेक्ट्रिक आपसे मुआहदा करता है कि यार तुम अपना डीजल जनरेटर चला के रखो, हो सकता है मैं तुमसे बिजली लूं, हो सकता है ना लूं, लेकिन तुम अपना डीजल जनरेटर अवेलेबल रखो। अगर बहुत अच्छा है, कुछ बहुत अच्छे जनरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको आप ना बटन दबाते हैं और वो अपनी ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं विद इन 5 to 10 सेकंड्स, तो उनको चलाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको आप खाली अवेलेबल रखते हैं। जो थोड़े पुराने होते हैं, जिनको 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं, उनको आप चला के रखते हैं कि जो ही मुझे के इलेक्ट्रिक ने कहा तो मैं इसको फौरन कनेक्ट कर दूंगा ग्रिड से। एक्चुअली वो फिजिकल कनेक्शंस कभी ज़रूरत होती है कभी नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिकली ही हो जाते हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं स्पिनिंग एंड नॉन स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग का मतलब चला के रखा हुआ है, नॉन स्पिनिंग का मतलब स्टैंड बाय रखा हुआ है, तो उसके के इलेक्ट्रिक उनको पैसे देती रहती है। अब आप समझ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता कि आईपीपीज को जो मुफ्त में हम पैसे देते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। इसी तरह ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी, यानी ग्रिड डाउन हो गई, तो उसको रीस्टार्ट करना। ग्रिड जब अपने आप को रीस्टार्ट करती है, तब पाकिस्तान में पिछले 10 साल में 2 दफ़ा, 10-15 साल में 2 दफ़ा ब्लैकआउट हुआ है ग्रिड का ना, कि बिल्कुल हर चीज़ डाउन हो गई थी, फिर कुछ टाइम लगा उसको ठीक करने में। तो जो हमारे अपने फॉर एग्जांपल डैम, अब डैम को आप क्विकली तो बिजली वहां से नहीं बना सकते ना, पीछे रिवर से पानी नहीं आ रहा तो, या वो पानी की हाइट ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। इसी तरह जो हमारे जेनकोस के सोर्सेज होते हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो जब जब ब्लैकआउट होता है इसका मतलब है समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो उस वक्त में अगर कोई आईपीपी आपको ये वाली फैसिलिटी दे सकती है कि वो फौरन आपको इतनी पावर दे दे कि आप ग्रिड को रीस्टार्ट कर दें, तो फिर जाहिर है वहाँ छोटे मोटे बीच में आना शुरू, जगह जगह पे और भी लगे होते हैं ना, वो ग्रिड में पैसे देना, सॉरी, बिजली देना शुरू कर देते हैं और ग्रिड चलना शुरू हो जाती है। तो ये कैपेबिलिटी के लिए भी बहुत पैसे देते हैं डिस्कोज या ग्रिड्स, अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। जाहिर है इसमें फिर आपको बहुत बड़े बड़े जनरेटर लगाने पड़ते हैं ये काम करने के लिए, ग्रिड को रिवाइव करने के लिए। छोटा 2 4 5 किलोवाट के जनरेटर से कुछ भी नहीं होगा, 150 से भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मेगावाट्स के जनरेटर्स होते हैं। तो वो आप लगा के रखेंगे तो फिर यार आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत होगी, फिर आपको उतने ही पैसे डिस्को या ग्रिड देगी। तो माइक्रोग्रिड जो होती है ये एक अच्छा सोल्यूशन है इसके लिए, क्योंकि कलेक्टिवली उसके पास काफ़ी बिजली होती है, एक एक में ना भी हो तो 6 डीजल लगे हुए हैं, एक फार्म लगा हुआ है सोलर का, और इसी तरह विंड का अगर लगा हुआ है, और साथ ही गैस का भी जनरेटर है, तो कलेक्टिवली वो एक बड़ी जनरेशन आपको दे सकते हैं और ग्रिड को ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी दे सकते हैं। इसी तरह लोड फॉलोइंग रैंपिंग सर्विसेज के क्विकली आउटपुट बढ़ाना, तो इसमें बैटरीज बहुत अच्छी होती हैं, उसके बाद गैस जनरेटर्स भी अच्छे होते हैं, जो बैटरीज में अवेलेबल होता है, बस जस्ट यू हैव टू से इट और वो सारी रैंपिंग आपको दे देते हैं। और आखिर में कंजेशन मैनेजमेंट, के कहीं ट्रांसमिशन लाइंस पे यानी ग्रिड पे ज़्यादा लोड आ जाए तो फिर आप उसको मैनेज कर सकें। ज़्यादा लोड आया, यानी डिमांड ज़्यादा आई, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है कि आपने, ये कैपेबिलिटी कैसे होगी कि आपने पैरेलल ग्रिड एक छोटी सी बनाई होगी अपने इलाके की। ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी, बल्कि दुनिया में बहुत कम जगहों पे इतनी मेच्योर है कि लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है ना पाकिस्तान के, सारे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट कराची में चारों, तो वहाँ पे अब हर इंडस्ट्रियल स्टेट में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी जिनकी छोटी छोटी माइक्रो ग्रिड्स हैं, कलेक्टिवली वो एक बड़ी ग्रिड बन जाती है। और वो बजाय इसके कि सीधा ग्रिड से तार लें, उन्होंने एक ऑल्टरनेट तार भी बिछाई होती है, कि जो कह लें कि स्मॉल ग्रिड विद इन अ ग्रिड बनी हुई होती है, तो वो जल्दी से जो है ओवरलोडिंग को अवॉइड करके ये एक लोकल बिजली का सिस्टम बना लेते हैं कि बिजली भी चलती रहती है, इतनी देर में वहां से ओवरलोडिंग कम होती है और वापस ग्रिड कनेक्ट हो जाती है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं एंसिलरी सर्विस मार्केट की, जो कि बहुत मेच्योर नहीं है अभी पाकिस्तान में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रही है। ये अमेरिका में, ईयू में, कनाडा में बहुत मेच्योर है ये सर्विस, और बिल्कुल इसी तरह चीज़ें चलती हैं। अब लेकिन होगा क्या, पीछे आप में से किसी ने सवाल पूछा था, महक शायद ने शायद पूछा था
कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ कैसे चलेंगी। तो वहाँ मैंने उनसे डिस्कशन करते हुए जवाब दिया था कि टेक्नोलॉजी तो हम खुद नहीं बना रहे, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी मेजॉरिटी चाइना से आ रही है, तो अगर हम डेवलप्ड नहीं भी हैं तो लेकिन टेक्नोलॉजी की एक्सेस तो है हमें ना उनके थ्रू। तो जो जो हमारी ग्रिड इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी ना, ये मसले बढ़ते जाएंगे, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लेके आता जाएगा। जिनकी जैसे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कैश रिच ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, हबको है, इस तरह बहुत सारे हैं, ढेर लगा हुआ है, या निशात वाले हैं वगैरह। तो इनको तो समझ नहीं आ रही थी कि पैसे कहाँ लगाएं, तो इसीलिए ये हर किस्म के आईपीपीस लगा के गवर्नमेंट को कह देते हैं कि ये पड़ा है, चलो जी हमें पैसे देना शुरू कर दो। तो वो लोग ले आएंगे, जाहिर है ये सारी टेक्नोलॉजी जूं ही उसके लिए मार्केट डेवलप हो जाएगी। लेकिन ये वाली मार्केट्स जो है ये इनएविटेबल है, इन्होंने आगे आना ही आना है। और आप चूंकि ज़ाहिर है सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपको समझ होनी चाहिए कि मार्केट्स आएंगी तो फिर हमें, अभी तो कम आईपीपीस नज़र आ रहे हैं ना जिनको हम कह रहे हैं मुफ्त में पैसे दे रहे हैं, वहाँ फिर हज़ारों होंगे जिनको आपको लग रहा होगा कि ग्रिड मुफ्त में पैसे दे रही है, लेकिन एक्चुअली मुफ्त में पैसे नहीं दे रही होगी, वो ये वाली चीज़ें चल रही होंगी। तो फाइनली कंक्लूजन में हमारी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं एनर्जी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारी चीज़ की। सबसे पहले कि एनर्जी जो है इट्स अ स्ट्रेटेजिक एसेट, उस एंगल से हमने इसको देखना है। और क्योंकि इससे आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपेटिटिव पोजीशनिंग डिसाइड होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट इससे बढ़ती कम होती है। और इसी को आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो इसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव भी है, वहाँ पे भी एनर्जी एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। जो मुल्क के पास एनर्जी अवेलेबल नहीं होती वो फिर अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते हैं। इसी तरह हाइब्रिड सिस्टम अप्रोच, कि आप हाइब्रिड जो है वो एक तरह का एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल भी होता है, कि आप मुख्तलिफ सिस्टम्स लगाते हैं ग्रिड कनेक्शन के साथ, ताकि आप अपनी कॉस्ट को बैलेंस कर सकें और रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकें, पीछे हमने जो बैलेंस की बात की। फिर इंटीग्रेटेड एवेल्युएशन, के आपने कॉस्ट के एंगल से भी देखना है, रिलायबिलिटी के एंगल से भी देखना है, आउटेज होगी तो रिस्क क्या है, हम कितना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम एनर्जी को कैसे देखते हैं। तो ओवरऑल एवेल्युएशन हमारी डीजीज की भी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की भी, और माइक्रोग्रिड्स की भी एक इंटीग्रेटेड सेंस में होनी चाहिए। सब चीज़ों को देख के हमें फैसला करना है। और फाइनली सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने कंट्रोल्स की बात की, कि माइक्रोग्रिड्स जो हैं इसके सिस्टम डिज़ाइन के बड़े सीरियस चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि एक तरफ से एसी आ रहा है जनरेटर से, एक तरफ से डीसी आ रहा है पीवी से, फिर एक तरफ से इन अनस्टेबल बिजली या स्टेबल बिजली ग्रिड से आ रही है, इसी तरह और बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पावर के, मुख्तलिफ वोल्टेजेस हैं, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं वगैरह वगैरह। तो उन सबको बैलेंस करना, इन जैसे मैंने आपको बताया कि लोड हटता है तो कैसे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाती है, लोड आता है तो उन चीज़ों को देखना, इस सब की कंट्रोल लॉजिक, कितनी बैटरीज हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम स्टेबल रहें। इसी तरह फिर ग्रिड को हम कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो जाए। तो एक सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन हर वक्त आपको आपके जहन में होनी चाहिए। और ज़ाहिर है ये जो आखिरी पार्ट है सॉफ्टवेयर से आता है, जो यानी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, जो इंटीग्रेटेड एवोल्यूशन है, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से आती है। और ऊपर वाले दोनों जो हैं वो कह लें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आते हैं। तो की टेकअवेज हमारे आज के क्या हैं जी। डिसेंट्रलाइजेशन इज रीशेपिंग एनर्जी सिस्टम्स, इकोसिस्टम्स। अभी डिसेंट्रलाइजेशन उन जगहों के लिए जहाँ पे स्पेशल एनर्जी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उनके लिए बड़ी ज़रूरी होती जा रही है। आम हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए ना हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते माइक्रोग्रिड्स या डीजीज, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, उनके लिए ना हो, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए अब ये बहुत ज़रूरी होती जा रही है। दूसरी तरफ माइक्रोग्रिड्स जो हैं वो आपको रेजिलियंस देती हैं, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है, तो आपको फिर ये एक बैलेंस लेके आना पड़ता है ताकि आप एक पर किलोवाट आवर की एनर्जी कॉस्ट जो है उसको जस्टिफाई कर सकें अगेंस्ट आपके डाउन टाइम्स, अगेंस्ट आपकी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स। और आपको फिर ओवरऑल एक ऑप्टिमल सोल्यूशन इन सारे फैक्टर्स को जहन में रख के बनाना पड़ता है, जो कि कॉस्ट को भी बैलेंस करे, आपको रिलायबिलिटी भी दे, रिस्क टॉलरेंस भी हो उसकी, और उसकी वो सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी को भी एड्रेस कर सके।
तो ये था जी हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह संडे को इसके Q&A पे मज़ीद डिस्कशन करते हैं।